नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए, और इसको किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो चलिए हमारे साथ इसको बिल्कुल शुरू से शुरू करते हुए हमारे साथ पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, अभी इसमें हमारा चल रहा है अध्याय नंबर 2, भारतीय राज्य व्यवस्था। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की आज हम प्रश्नावली करेंगे, प्रश्नावली नंबर 23, जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों, प्रश्नावली नंबर 23 सर्वोच्च न्यायालय की प्रश्नावली आज हम करेंगे, और इससे पहले जो 22 प्रश्नावली है वह सभी हम कर चुके हैं, और इन सभी की वीडियोस बनाकर हमने प्लेलिस्ट इसकी बना दी है। कृपया आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भारतीय राज्य व्यवस्था की प्लेलिस्ट देखें और हमारे साथ साथ आप रिवाइज कीजिए। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था से पहले हमने भारतीय इतिहास की सभी प्रश्नावली करा दी है, और इन सभी प्रश्नावलियों के वीडियोस हमने प्लेलिस्ट सेक्शन में डाल दिए हैं। तो दोस्तों, आप उन्हें भी जरूर देखें। बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 23। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 23, जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, वह हुई रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के व्याख्या और संरक्षक करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ही भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी या किसके अधीन हुई थी, हमें यह बताना है। तो दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी। तो दोस्तों, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 और न्यायाधीशों की व्यवस्था थी, यानी कि जब मूल रूप से संविधान पारित किया गया था उस समय सर्वोच्च न्यायालय के कुल 8 न्यायाधीश होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अतिरिक्त दूसरे न्यायाधीश। तो प्रश्न में पूछा गया है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की और व्यवस्था थी। तो दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर और 7 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रस्तावित किए गए थे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, वर्तमान में मतलब अब इस समय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है, यानी कुल हो गए 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी 33 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय कहा जाए या उच्चतम न्यायालय कहा जाए, दोनों एक ही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। संसद ही न्यायाधीशों की संख्या में
वृद्धि कर सकती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए? तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों पहली योग्यता है कि वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो और वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो और वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। ये तीनों ही योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आवश्यक है। इसीलिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उपयुक्त में से कोई भी यानी कि इन तीनों में से ABC में से तीनों में से कोई भी एक हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का अधिकारी हो जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के कार्यवाहक यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें कार्यवाहक कहा गया। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है हमें बताना है। तो दोस्तों उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हुए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस न्यायालय में है हमें ये बताना है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और जनपद एवं सत्र न्यायालय में, इन सभी में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है ये बताना है हमको। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता। दोस्तों तदर्थ का मतलब होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, यानी कि तदर्थ न्यायाधीश यानी किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए न्यायाधीश। तो उस तरह के न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम होती है, यानी उसका कोरम कम होता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। दोस्तों उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए 10 वर्ष के लिए, तभी वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए योग्य होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु तक पदधारी रहते हैं। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो दोस्तों
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक कार्यरत रहता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें उनके पद से हटाने के लिए कौन से प्रमाणित आधार होने चाहिए? तो दोस्तों पहला है कदाचार और दूसरा है असमर्थता। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें कदाचार और असमर्थता की प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह से उस पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो दोस्तों इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें कहने का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के यदि न्यायाधीश को हटाना हो तो संसद के दोनों सदन के कुल सदस्यों की जो बहुमत होते हैं तथा कम से कम उस संसद में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश देता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो दोस्तों उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जस्टिस रामास्वामी, जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया था, पेश किया गया था। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह 2,80,000 रुपए वेतन मिलता है। कितना मिलता है? 2,80,000। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको प्रतिमाह वेतन मिलता है 2,50,000 और 2,80,000 मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो दोस्तों वह करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, यानी कि कार्यों को संभालता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो दोस्तों वह मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं या किस न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, ये प्रश्न में पूछा है। तो दोस्तों सेवानिवृत्ति के पश्चात यानी कि रिटायर होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार है संसद को प्राप्त। संसद ही सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को बढ़ा सकती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 में यह दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही को अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी, ये कहता है हमारा भारत का संविधान का अनुच्छेद 348। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, भारत में न्यायपालिका है। तो दोस्तों भारत में न्यायपालिका है, लेकिन क्या है? वह है स्वतंत्र। न्यायपालिका स्वतंत्र है, वह किसी के अधीन नहीं है, न संसद के, न राष्ट्रपति के और न प्रधानमंत्री के। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप क्या है? तो दोस्तों भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है एकीकृत स्वरूप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद में या विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को भारत का उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, यह उसका मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री किस अनुच्छेद द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143 के द्वारा, यानी कि अनुच्छेद 143 में यह उल्लेख है कि देश के कानूनी मामलों में उच्चतम न्यायालय परामर्श दे सकती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो दोस्तों न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ है कि कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। दोस्तों देश में जितने भी कानून बनाए गए हैं उनकी संवैधानिकता की पुष्टि करना ही न्यायिक पुनरीक्षण कहलाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को ये अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि फिर से उसके बारे में अध्ययन करके उसकी सत्यता की पुष्टि करना। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायिक पुनर्विलोकन करे, जिससे यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है? तो दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। कहने का अर्थ है कि यूएसए की कानून व्यवस्था में भी न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता? दोस्तों दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48, जनहित याचिका किसके द्वारा दायर की जा सकती है? दोस्तों जनहित याचिका उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। दोस्तों ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और उनके सदस्यों को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में
निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति आरंभिक अधिकारिता कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रिट यानी आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो दोस्तों, वह है अधिकार प्रच्छा रिट। यह वह रिट या आदेश है जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया जाता है, जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। लाभ का पद परिभाषित हुआ है किसके द्वारा? लाभ का पद परिभाषित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 54। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो दोस्तों, वह मुकदमा था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जिस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय से अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा है कि जो उच्चतम न्यायालय है वह राष्ट्रपति को किस मामले में कानूनी सलाह देता है? तो वह तभी देता है जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। तो जब राष्ट्रपति परामर्श के लिए कहता है तभी उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श देता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अधिनियम 1993 के अनुसार केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति ही इस आयोग का अध्यक्ष बन सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस वाद में स्पष्ट किया है? हमें बताना है। तो दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को शंकरी प्रसादवाद 1951 में स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? तो दोस्तों, वह वाद था केशवानंद भारती वाद, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे को संशोधन नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक जो पदस्थ रहा वो थे YV चंद्रचूड़। वे कुल 7 साल और 4 महीने मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक जो आसीन रहे वे थे कमल नारायण सिंह। वे केवल 17 दिन मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो दोस्तों, जो ये अवधि दी गई है, इस अवधि में जिस मुख्य न्यायाधीश ने
राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला या राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, उनका नाम है HM हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? तो दोस्तों वे मुख्य न्यायाधीश थे AN रे, जिनकी नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया। वरिष्ठता का सिद्धांत यानी कि जो उम्र में बड़ा है उसे ही पहला स्थान प्राप्त है, तो इस सिद्धांत को AN रे की नियुक्ति के समय त्यागा गया वर्ष 1973 में। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 67। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों में अधिकारिता में आते हैं? दोस्तों वे मामले हैं मूल अधिकारों का संरक्षण से संबंधित मामले जो उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में जो कथन सत्य है वह है कि परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है और परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 129 जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान कराता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों वह सबसे पहली महिला वकील है इंदु मल्होत्रा, जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे किसके द्वारा भेजा जाता है? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों जब राष्ट्रपति द्वारा विधि से संबंधित कोई प्रश्न भेजा जाता है तो उच्चतम न्यायालय उसमें परामर्श देता है, यानी उसको परामर्शदायी अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? दोस्तों जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे PN भगवती। मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के PN भगवती उस समय मुख्य न्यायमूर्ति थे जब न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया। दोस्तों PIL का अर्थ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका, जिसे लोकहित मुकदमा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं कब? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाए। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या अधिकार है? हमें बताना है। तो दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
78। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश ऐसा संवैधानिक पद है जिस पर अभी तक कोई महिला नहीं रही। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। किसके फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं? तो दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय जो है उनके फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा न्यायालय जो है वह उच्चतम न्यायालय होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन जो है वह संचित निधि से आहरित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में जो क्षेत्र अधिकार आते हैं वे हैं, पहला है कि भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद और 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ये दोनों ही उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी 1 और 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सभी गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पहला है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। ये बिल्कुल सत्य है। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन ये गलत है। जबकि इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्फे, यानी ऑप्शन कथन दूसरा गलत है। तो इसमें ऑप्शन केवल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 82 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें, जिससे आप मात्र 200 रुपये में हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकेंगे, जिससे आप लाइफ टाइम हमारे किसी भी वीडियोस की PDF मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों आज ही ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और दोस्तों यदि कोई भी प्रश्न हो, आपका कोई इंक्वायरी या कोई डाउट, तो वो आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपके मैसेज का जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप कुछ परामर्श देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।